हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम हमारी मोशन इन टू डायमेंशन की इस लेक्चर सीरीज के अगले टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आज का हमारा ये टॉपिक है स्किडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। राइट, अब नाम से पता चल रहा है क्या स्किडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। स्किडिंग मींस व्हाट? फिसल जाना, ऑब्जेक्ट का फिसल जाना जब भी वो किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे है। क्यों ये ऑब्जेक्ट फिसल जाता है? जैसे, बट देखिए, इसे शुरू करने से पहले आप एक बात बताइए, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स याद है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था हमारा? कि ये वो फोर्स था जब कोई भी सर्कुलर मोशन होने के लिए लगता है, राइट? ये वही फोर्स है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा इनवर्ड। यह ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखता है, तभी वहां पे सर्कुलर मोशन होती है, राइट? अब देखिए, इस टॉपिक में स्किडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए बच्चों, कि आपने बचपन में मेरी गो राउंड पे तो राइड की होगी ना, कभी घूमे होंगे मेरी गो राउंड पे। देखिए, जब जस्ट इमेजिन कि अब आप उस मेरी गो राउंड पे खड़े और मेरी गो राउंड धीरे 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 घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है। जब वो धीरे धीरे रोटेट होता है तब आप तो आराम से एकदम मजे से उस पर खड़े रह सकते हो। बट जैसे उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, जैसे उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, क्या फिसलने के चांसेस ज्यादा है, और एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ऑब्वियसली फिसल सकते हैं आप। और ये ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा होता क्यों है कि एक कौन सी लिमिटिंग वेलोसिटी पे, लिमिटिंग स्पीड पे आप फिसल जाओगे या फिर उसके बाद फिसलना शुरू हो जाता है। शुरू में तो नहीं फिसल रहे थे, तो कोई तो लिमिटिंग वैल्यू आए होंगी स्पीड की, उसके बाद ही सब कुछ शुरू हुआ, राइट? तो आज हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी देखिए, ये कोई भी बॉडी है, ये कोई सा रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, यहां पे एक बॉडी है, ये कोई भी हो सकता है जिसका मास है m। ये बॉडी है जिसका मास m है और ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा इसके अराउंड रोटेट हो रहा है धीरे 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 धीरे। तो जैसे इसकी कोई स्पीड पकड़ लेता है ये ऑब्जेक्ट, अचानक इसके बाहर की तरफ जाने की, फेंके जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जस्ट लाइक अ मेरी गो राउंड। ओके, अब हमें पता है यहां पर कौन सी मोशन हो रही है? सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन होने के लिए कौन सा फोर्स लगता है? हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखता है, इसलिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है। हर पॉइंट पे वो टर्न ले सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, हर यहां से टर्न ले सकता है, यहां से ऐसे टर्न, यहां से ऐसे टर्न। तो ये टर्न ले सकता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? अब ये प्लेटफॉर्म तो रोटेट हो रहा है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला जो फोर्स है वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। किसी ना किसी ने तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया होगा ना। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसने प्रोवाइड किया वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। ये पूरा एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है। लेट इट बी सी। ओके, समझ जाओ ये पूरा एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा चलो, दिस इज रोटेटिंग प्लेटफॉर्म
और इस पे वो रोटेट कर रहा है, और ये रोटेट होने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स है दिस प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, राइट। तभी यहां पे रोटेशन पॉसिबल है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट जितना इसके सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन होने के लिए लगेगा उतना एटलीस्ट फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, 10,000 का गेम आपको खरीदना है, आपके पास 12,000 है, आप इजीली 10,000 का वो गेम परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 8,000 है ओनली, तो क्या आप वो गेम परचेस कर सकते हो? नहीं। आप 10,000 रहे तो ले सकते हो, 12,000 रहे तो ले सकते हो गेम, बट उससे कम नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अगर सेंट्रिपिटल फोर्स होने से कम रह गया तो कैसा चलेगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन ही नहीं होगी। सर्कुलर मोशन नहीं होगी तो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला फोर्स ही नहीं रहेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो इस सेंट्रिपिटल फोर्स के या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगी, तभी यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा। सो कंडीशन इज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स should be greater than or equal to this centripetal force और सेंट्रिपिटल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर लिमिट के आगे नहीं होता है ये, इसकी ज्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसके आगे वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसकी भी एक लिमिट होती है, इसलिए इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे जितना हमें चाहिए, ओके, इट इज गिवन बाय म्यू एम जी, where m is the mass, mu is coefficient of friction, coefficient of friction, this should be greater than centripetal force। centripetal force जो हमारा इनवर्ड है, centripetal force फॉर्मूला क्या है, m r ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स है, राइट। एम एम कैंसल, मतलब ये तो समझ में आ गया कि मास का ऑब्जेक्ट के फिसलने से कोई लेना देना नहीं है, हल्का हो या भारी हो, बस मास का लेना देना नहीं, वो डिस्टेंस पे डिपेंड। अब देखते हैं किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा म्यू जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, which implies omega square less than or equal to mu g, और omega max r omega square is equal to under root of mu g upon r. So this is the maximum angular velocity, okay, जिससे ये रोटेट कर पाएगा। तो देखते हैं अभी इसी कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करते हैं। ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, टू अवॉइड द स्कीडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर, देखिए ये जो इतनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी तक कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है, इसके आगे अगर उसकी वेलोसिटी चली गई, इस लिमिटिंग वैल्यू के आगे अगर इसकी वेलोसिटी चली गई तो क्या होगा, स्कीडिंग हो जाएगा। बट दिस इज अवर लिमिटिंग वैल्यू, इसलिए मेरीगो राउंड पे एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद फिसलने लगते हैं ऑब्जेक्ट या फिर चीजें फिसलने लगती है। विच नॉट डिपेंड्स ऑन द मास, क्योंकि फॉर्मूला में मास नहीं है, ये सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और वहां के स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर वहां के उस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, देखो, on a rotating platform, to avoid skidding of object placed at a distance r from the axis of rotation, axis of rotation हमने देखे थे,
centripetal force should be provided by the force of friction. So centripetal force should be less than or equal to force of friction. क्या अभी हमने अभी पढ़ा था, right? This is our axis of rotation. Omega is angular speed. This is mass of the body. R is the distance of this from the axis of rotation. Okay. So centripetal force should be less than or equal to force of friction. Mr omega square is less than equal to mu mg. तो ये हमारा अभी हमने फाइनल रिजल्ट अभी कैलकुलेट किया, where mu is coefficient of friction. Hence maximum angular velocity of rotation of a platform is mu g upon r. इसके आगे वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो फिसल जाएगा. ओके, दैट फिसलना मतलब स्कीड हो जाएगा. ओके, तो ओमेगा मैक्स, देखिए ओमेगा मैक्स के फॉर्मूले सेंसिटिव फॉर्मूला में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और अंडर रूट ऑफ आर, या फिर सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर को. इसका मतलब क्या, जैसे जैसे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये ऑब्जेक्ट देखिए यहां तक है, ये एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद स्कीड हो जाएगा, राइट. बट अब देखो ये एक R1 रेडियस का है, ये ऐसा ऐसा यहाँ पे घूम रहा है. देखिए दिस इज आवर सर्कल, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा. एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक बॉडी हमारी यहाँ पे. हाँ, अब देखो ये इस पाथ पे रोटेट करेगा, हाँ, और एक इस पाथ पे. इसका मतलब यहां से इसका जो रेडियस है दैट इज R1 एंड इसका यहां से रेडियस है R2. अब R1 एंड R2 ओमेगा, देखिए इस रेडियस R1 भी 2, R1 भी 4, ओके, एंड यहाँ पे R2 भी 9 सेंटीमीटर. अब देखिए ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ R. Omega is inversely proportional to under root of 4, which is equal to 2, which is equal to 0.5. हाँ, अब देखिए ओमेगा is inversely proportional to under root of 9, which is equal to under root of 9 is equal to 1 upon 3. Obviously 1 by 3 is 1/3 कैसा है, 1/2 से कम है या 1/2 से ज्यादा है. 1/2 इज लेस 1/2. तो देखिए इसे वापस देखते हैं, सीधी सीधी बात में देखते हैं, इतना क्रिटिकल नहीं जाते, सिंपली देखते हैं. जितनी दूर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास, जितने दूर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से बैठेगा और वहां से रोटेट करेगा, उतना उसका फिसलने का चांसेस ज्यादा है. मेरी गो राउंड पे देखो, आप एकदम पास में जाके खड़े रहो, फिसलोगे बट थोड़ी देर बाद, बट वही एकदम उसके किनारे पे खड़े रहो, आप जल्दी फिसलोगे एज कंपेयर टू दिस. ओके, यही चीज ये बता रहा है क्या, विथ इंक्रीज in distance r from the center of axis our angular speed decreases. इस ओमेगा मैक्स मैक्सिमम जो एंगुलर स्पीड का जो लिमिट है वो डिक्रीज हो जाएगा और स्कीड हो जाओगे. ओके, तो दिस इज व्हाट. अब ना हमने देखा यहां पे सर्कुलर मोशन के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है होने के लिए. हमने अभी अभी पढ़ा किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन में होने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है
and that is directed towards inward. Friction force कैसा लगता है? This friction force provides the centripetal force. और यहां से हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सेंट्रिपिटल और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होना चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स से ज्यादा या फिर इक्वल टू, शुड बी फ्रिक्शन फोर्स। और याद रखना ये फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, इसके ऊपर ये नहीं रह सकता। ओके, तो इसके ऊपर वो बढ़ नहीं सकता। दिस इज आवर फ्रिक्शन। अब देखिए, माना कि एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, माना कि फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है तो क्या होगा? मजेदार बात यह है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं रहेगा तो होगा क्या? ऑब्वियसली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे माना कि कोई प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हमने ग्रीस या ऑयल इतना डाल दिया कि वहां पे फ्रिक्शन ही जीरो हो गया, तो क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? तो माना फ्रिक्शन फोर्स म्यू इज इक्वल टू 0। यह हमने देखा कि जब दिस म्यू इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज रफनेस स्कोर या फिर इसे ग्रिप बोलते हैं। अगर हमने वो पूरी सरफेस पे ग्रीस या तेल डाल के, ऑयल डाल के उसे इतना ये बना दिया कि वो फ्रिक्शन लेस ही हो गया, तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स को, जो सर्कुलर मोशन होने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगता था वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था। अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी नहीं रहेगा। सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं रहेगी तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा, राइट? अब इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? क्या ये बाहर की तरफ खींचे जाएंगे? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये कैसे फेंके जाएंगे? जरा सा भी ये घूमने लग गया तो, थोड़ा सा भी मूव होने लग गया तो क्या होगा? बाहर की तरफ तो ये खींचे जाएंगे क्या? ये खींचे जाएंगे बाहर की तरफ? नहीं, ये फिसलेगी जरूर, बट ये इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नहीं रहेगी, ये इस सर्कल के टेंजेंशियल रहेगी, राइट? ऐसा क्यों हुआ? यहां पे न्यूटन का लॉ लगता है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का एक लॉ लगता है जिसमें डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। ये हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए, बट वहां पे कोई ना कोई फोर्स होते हैं इसलिए वो होता नहीं। बट यहाँ पे या फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है जो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड ही नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और वो सीधा निकलने की कोशिश करेगा। जब ये थोड़ा सा भी रोटेट होने चाहेगा ना, तो सीधा टेंजेंशियली बाहर फेंका जाएगा, राइट? तो आज के लिए ये वही क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन व्हाट हैपेंस? नो सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली निकल जाएगा। ओके, तो आज हमने स्किडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्या था? द फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, ताकि एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक, उससे हमें क्या पता चला कि हमारे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे एक मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसके आगे अगर चला गया कोई भी ऑब्जेक्ट, उस वेलोसिटी को क्रॉस कर गया तो वो फिसल जाएगा, वो स्कीड हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको आज का एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।